बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। कल के क्लास में आप लोगों को सिलेबस एवं परीक्षा में प्रश्न पूछने का पैटर्न पर चर्चा किए थे। प्यारे बच्चों, आज बिना देर किए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है वास्तविक संख्या। यानी नंबर सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के अंतर्गत क्लास 10th में सबसे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स है। प्यारे बच्चों, कल मैंने ये भी चर्चा किया था कि इस चैप्टर से सिलेबस में जो दिया है वो 10 मार्क्स का प्रश्न इससे पूछा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है संख्या पद्धति, अर्थात संख्याओं के बारे में। यानी नंबर सिस्टम में संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी इसको हम परिभाषित कर सकते हैं संख्या पद्धति को गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं और उनके गुणों आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। संख्या पद्धति कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति के अंतर्गत में कुल 10 अंक है। यानी संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार से आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी 0 से लेकर के 9 तक कुल मिलाकर के 10 अंक है। इसी 10 अंक के मदद से बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा संख्या बनता है। यानी इसी 10 अंक के मदद से दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा संख्या और छोटा से छोटा संख्या बनता है। तो आइए प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति के अंतर्गत जो हमें वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है, इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है प्राकृत संख्या।
इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। यानी गणना की जाने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या के द्वारा हम काउंटिंग करते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। यानी गणना की जाने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसके परिवार को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है और इसके परिवार के सदस्य जो होंगे वो जितनी गिनती की संख्या है, अर्थात जिसके द्वारा हम काउंटिंग करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ में कितनी अंगुलियां हैं, तो आप काउंट करते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम कहते होंगे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो फिर आप काउंट करते होंगे 1 2 3 4 5। जब हम कहते हैं कि बताइए क्लास 10th में कुल कितने स्टूडेंट हैं आपके स्कूल में, तो उसका हम जो है क्रमांक 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से काउंट करते हैं। जस्ट लाइक समझ लीजिए कि हम जिस संख्या के द्वारा हम काउंटिंग करते हैं उसको कहा जाता है प्राकृत संख्या। प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या के परिवार को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है और इसके परिवार के सदस्यों को मझली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखते हैं एंड सो ऑन। इसको पढ़ेंगे डॉट 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 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एंड सो ऑन। अब मैं इसके बाद अगला टॉपिक पर बात करता हूँ, वो है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि जब शून्य का आविष्कार हो गया तो तब क्या किया गया, एक अलग परिवार बना दिया गया गिनती की संख्या को मिला करके और उसका नाम रखा गया पूर्ण संख्या। इसीलिए इसका परिभाषा होता है शून्य सहित गिनती की संख्या। इसके परिवार को यानी पूर्ण संख्या के परिवार को W से सूचित करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके परिवार में 0 और प्राकृत संख्या आती है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और सभी गिनती की संख्या। इस प्रकार से आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि जितनी भी गिनती की संख्याएं हैं वो सब के सब जो हैं पूर्ण संख्या के अंदर में है। यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दैट मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी गिनती की संख्या है वो सब के सब पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है पूर्ण संख्या है पर प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है
एक चीज़ उदाहरण से समझिए। एक परिवार ए है जिसमें 1, 2, 3 है, और दूसरा परिवार बी है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि परिवार ए का सभी सदस्य परिवार बी के अंदर में है। प्यारे बच्चों, जब एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार का भी सदस्य हो, तब हम इसको गणितीय भाषा में समुच्चय सिद्धांत के अनुसार, सेट थ्योरी के अनुसार हम कहते हैं कि परिवार ए परिवार बी का उपसमुच्चय है, परिवार ए परिवार बी का उपसमुच्चय है। तो इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं परिवार ए परिवार बी का उपसमुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सबसेट्स है। इसे संकेत में ए, इसको पढ़ेंगे सबसेट, बी लिखते हैं। यानी जब कहीं भी आपको लिखा हुआ इस तरह से मिलेगा तो आप इसको पढ़िएगा सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसी को हिंदी में पढ़ेंगे परिवार ए परिवार बी का उपसमुच्चय है। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस बात को। एक बार पुनः मैं एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पर एक नई बात आई है, सबसेट। जैसे एक सेट है P, इसमें है A, B, C एंड D, और दूसरा सेट है Q जिसमें A, B, C, D, E, F है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि सेट P का सभी सदस्य सेट Q में है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि P सबसेट है Q का, लेकिन Q P का सबसेट नहीं है। ठीक है, Q P का सबसेट नहीं है। इसको पढ़ेंगे सबसेट नहीं, यानी उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इस परिवार का यानी परिवार Q का, ठीक है, सभी सदस्य P में नहीं है, इसीलिए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ से, अब इस चीज़ को स्टार्ट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा कि नेचुरल नंबर इज़ द सबसेट ऑफ होल नंबर, यानी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं प्राकृत संख्या का परिवार पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंदर में होती है। अब हम
आपसे अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं, वो है हमारा पूर्णांक। प्यारे बच्चों, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। प्रायः आप बच्चों से पूछिएगा कि -1/2 पूर्णांक है, तो बच्चे कह देते हैं कि जी सर, हाँ पूर्णांक है। और जब हम उससे पूछते हैं कि बच्चों बताओ कि ये कैसे पूर्णांक हुआ, तो वो कहते हैं सर माइनस लगा हुआ है। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को एक चीज़ कन्फर्म कर दूं कि माइनस या प्लस लगाने से सिर्फ पूर्णांक नहीं हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि माइनस या प्लस किस में लगा होना चाहिए। इसीलिए इसका जो है शुद्ध परिभाषा सबसे पहले लिख लीजिए आप लोग कि पूर्णांक क्या होता है। तो लिखेंगे 0, गिनती की संख्या एवं गिनती की संख्याओं के ऋणात्मक मान से जो परिवार बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। यानी आपको पूर्णांक में 3 बातों को ध्यान रखना है: 0, गिनती की संख्या एवं गिनती की संख्या का ऋणात्मक मान। ध्यान रखिएगा, जैसे -6, तो यहाँ पर जो 6 है वो गिनती की संख्या है, तो गिनती की संख्या में जब माइनस लगाएंगे तब वो हुआ पूर्णांक। और पूरा का पूरा गिनती का संख्या का जो परिवार है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, वो भी पूर्णांक है। 0 तो है। तो आपको पूर्णांक की परिभाषा में 3 बातों का ख्याल रखना है: 0, गिनती की संख्या एवं गिनती की संख्या के ऋणात्मक मान से जो परिवार बनता है उसे पूर्णांक कहते हैं। प्यारे बच्चों, पूर्णांक के परिवार को I या Z से सूचित किया जाता है। इसके परिवार में मैंने कहा 3 बातों को ध्यान रखना है: 0, गिनती की संख्या एवं गिनती की संख्या का ऋणात्मक मान। इसी में आप एक चीज़ ध्यान से समझ सकते हैं, 0 और गिनती की संख्या, इस दोनों को एक साथ हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं: प्राकृत संख्या का यानी गिनती की संख्या का ऋणात्मक मान और पूर्ण संख्या को एक साथ पूर्णांक कहते हैं। इसी को अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं: 0 दाएं तरफ यानी राइट में 1 2 3 4 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटिव तक, इसको इन्फिनिटिव पढ़ते हैं। और 0 से बाएं लेफ्ट, तो इधर जो होगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन।
इसको पढ़ेंगे एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी तक। यानी पूर्णांक का जो परिवार है उसमें 3 बात याद रखना है, 0 और सभी गिनती की संख्या और सभी गिनती की संख्या का ऋणात्मक मान। इतने बात को ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ -1/2 पूर्णांक है, तो सबसे पहले आप देखो कि क्या 1/2 गिनती में आता है। जब आपको मैं बताऊं कि चलो काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करते होगे, गिनती कैसे करते होंगे? 1 2 3 4 5 ऐसे। लेकिन हम लोग ऐसा गिनती नहीं करते हैं, 1 1/2 1/3 ऐसा तो नहीं काउंट करते हैं। तो जब 1/2 गिनती में नहीं आता है तो तब इसमें हम माइनस लगा दें कि प्लस लगा दें, वो पूर्णांक होगा? नहीं होगा। तो याद रखिए, माइनस प्लस को देख करके सिर्फ पूर्णांक मत बताइए। तो -1/2 है, तो पहले आप ये देखो, माइनस को हटाओ, 1/2 गिनती में आता है, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो जब ये गिनती में नहीं आता है तो तब इसमें हम माइनस लगा देंगे, तो ये पूर्णांक नहीं होगा। ऐसे प्लस भी लगा दिए तो इससे पूर्णांक नहीं होता है। तो सीधा मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे आपसे कोई पूछे 5/6 पूर्णांक है, तो सबसे पहले ये चेक करो कि 5/6 गिनती में आता है। तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम जब काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन ऐसे करते हैं। कभी ऐसा गिनती नहीं किए हैं, 1 1/2 1/3 3/4 5/6 ऐसा काउंटिंग नहीं होता है। तो जब ये 5/6 काउंटिंग में नहीं आता है, गिनती में नहीं आता है, तो इसमें प्लस लगा दे कि माइनस लगा दे, पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, -7/6 पूर्णांक है तो बताइएगा नहीं, -6/7 पूर्णांक है तो नहीं, -10/7 पूर्णांक है तो नहीं, 7/9 पूर्णांक है तो नहीं, 11/2 पूर्णांक है तो नहीं। तो इस तरह से जब ध्यान रखिए कि जब बट्टे में रहे या पॉइंट में रहे और उसमें माइनस प्लस कुछ भी लगा रहे, सीधा समझ लीजिए वो पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक जब भी बोले तो सीधा मतलब समझ लीजिए गिनती की संख्या का ऋणात्मक मान और 0, इसको कहते हैं पूर्णांक। अब अगर आपसे कोई बोले कि बताओ -100 पूर्णांक है, तो बताना यस। -101 पूर्णांक है, यस। 999 पूर्णांक है, यस। 99 पूर्णांक है, यस। तो इस तरह से प्यारे बच्चों पूर्णांक का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों का। अब किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि पूर्णांक क्या है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि -1.01 पूर्णांक है, तो देखो माइनस को छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ हमें कि ये 1.01 ये पूर्णांक है या नहीं। अर्थात 1.01 ये गिनती में आता है तो नहीं। तो जब 1.01 गिनती में नहीं आता है तो तब वो पूर्णांक होगा ही नहीं। इसीलिए -7.6 आपसे बोले कोई ये पूर्णांक है तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 7.6 ये गिनती में नहीं आता है। तो जब ये गिनती में ही नहीं आता है तो इसमें माइनस लगा देने से ये पूर्णांक नहीं हो सकता है। इसलिए ख्याल रखिए, जैसे 100.11 क्या ये पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि 100.11 कभी गिनती में आ ही नहीं सकता है। तो जब इसमें ये गिनती में नहीं आ सकता है, जब ये गिनती में नहीं आ सकता है तो ये पूर्णांक भी नहीं हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी पूर्णांक को समझ गए होंगे। इसलिए अगर आपसे बोले कि बताइए -101 क्या ये पूर्णांक है, तो बोलिएगा यस। तो इसको लिखेंगे कैसे गणितीय भाषा में? बिलोंग्स टू आई, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू।
और जब आपसे पूछेंगे कि -101.1 क्या ये पूर्णांक है, तो यहाँ देखिए दशमलव में है, ये पूर्णांक नहीं है। तो इसको लिखेंगे कैसे गणितीय भाषा में, बिलोंग्स टू लिख करके ऐसे करके काट देंगे। इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपसे बोले -11/7 ये पूर्णांक है, तो नहीं है, तो लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या 11 पूर्णांक है, तो यस, इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पर जैसे आपको हम कहें कि राम सहरसा का है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि राम बिलोंग्स टू सहरसा, यानी इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। जैसे राधा सहरसा की नहीं है, वो कहीं और की है, मधेपुरा की है, तो लिखेंगे राधा डज नॉट बिलोंग्स टू सहरसा। इसको पढ़ेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। प्यारे बच्चों, बिलोंग्स टू का मतलब होता है अवयव हैं या सदस्य है। लेकिन जब हम लिखते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है अवयव या सदस्य नहीं है। यानी कहने का मतलब जैसे 7.6 ये पूर्णांक है, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि 7.6 गिनती में नहीं आता है। तो लिखते हैं इसको डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन जब आपसे पूछेंगे 76 क्या ये पूर्णांक है, तो यस, ये गिनती में आता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से करेंगे तो 76 जरूर आएगा। तो लिखेंगे बिलोंग्स टू इंटीजर। आशा करते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं आपसे आगे पूर्णांक के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंटीजर। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। शून्य, धनात्मक पूर्णांक और लास्ट है ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य, इसको इंग्लिश में 0 बोलेंगे। धनात्मक पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर, और ऋणात्मक पूर्णांक को बोलते हैं इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर्स। अब मैं आपको बारी बारी से इसको परिभाषित कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये धन पूर्णांक क्या होता है। यानी धनात्मक पूर्णांक, सीधा सा मतलब है गिनती की संख्या को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो आज से इस बात को याद रख लो कि गिनती की संख्या अर्थात प्राकृत संख्या का दूसरा नाम
धन पूर्णांक है। इसलिए जब भी धन पूर्णांक बोले तो कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बताना है गिनती की संख्या या इसी को कह सकते हैं आप यानी प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। प्यारे बच्चों, धन पूर्णांक को हम लोग संकेत में i+ से सूचित करते हैं और i+ में हो जाएगा जितना भी गिनती की संख्या है वो सब, यानी इसी को हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 and so on. That means we can say that all counting numbers are also known as positive integer, यानी सभी गिनती की संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। अब हमारा दूसरा इसमें है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक यानी गिनती की संख्या में जब हम माइनस लगा देते हैं तो सीधा सा इसका परिभाषा लिख सकते हैं गिनती की संख्याओं यानी इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को ऋण पूर्णांक कहते हैं। That means negative of natural numbers, negative of counting numbers are known as negative integer. ऋण पूर्णांक के परिवार को i- से सूचित किया जाता है और इसमें जो है गिनती की संख्या में ऋणात्मक मान का हम यूज कर देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है गिनती की संख्या और उसमें लगा देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, तो वो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर आया होगा बच्चों कि सर जीरो को क्या बोले। तो जीरो को प्रायः बहुत लोग और बहुत बच्चे समझ जाते हैं कि ये धन पूर्णांक है। मैं आप लोगों को बता दूं बाबू कि जीरो न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। यानी जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। शून्य न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक है। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं
0 is neither negative and nor पॉजिटिव। यानी 0 अपने आप में एक पूर्णांक है, वो न तो धनात्मक पूर्णांक में आता है न ही ऋणात्मक पूर्णांक में। प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम अब आगे प्रवेश करते हैं। धन पूर्णांक यानी प्राकृत संख्याओं के दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म, इसको शॉर्टकट में EDA लिखेंगे। E फॉर यूक्लिड, D फॉर डिवीजन एंड A फॉर एल्गोरिथ्म। और धनात्मक पूर्णांक के दूसरा जो गुण है वो है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्यारे बच्चों, क्लास 10th में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। सबसे पहले हम ये जान लें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है एल्गोरिथ्म। एल्गोरिथ्म का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। यानी किसी समस्या को हम स्टेप बाय स्टेप हल करने का जो तरीका लेते हैं या तरीका अपनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप हल करने का जो तरीका अपनाते हैं उसको ही कहा जाता है एल्गोरिथ्म। और ये एल्गोरिथ्म है विभाजन का, यानी भाग का। और इसको बताने में यूक्लिड महोदय का योगदान है। यूक्लिड एक गणितज्ञ का नाम है, इसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो आइए हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के अनुसार यानी स्टेटमेंट इसका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन क्या कहता है। इसका कथन है कि जब
एक धन पूर्णांक ए को दूसरे धन पूर्णांक बी से भाग देते हैं और भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, जहाँ शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक a को दूसरे धनात्मक पूर्णांक b से भाग देते हैं तब भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। अर्थात जिसमें हम भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाज्य, इंग्लिश में इसी को कहा जाता है डिविडेंड, और जिससे भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाजक, और जितनी बार में लगता है उसको कहते हैं भागफल, और भाग देने के बाद नीचे जो कुछ भी बचता है उसको हम लोग कहते हैं शेषफल। तो इस चारों में एक संबंध है कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। इस चीज़ को संकेत में आप लोग याद रखिएगा। भाज्य जब बोलेंगे तो वहाँ A होगा, भाजक बोलेंगे तो B, भागफल बोलेंगे तो Q और शेषफल बोलेंगे तो R। यही जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन है, इसको याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज़ बड़ा अच्छा से आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव भी कई बार आया हुआ है कि इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, R ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन B। इसको पढ़ेंगे क्या, इतना को पहले हम हिंदी में बताते हैं क्या पढ़ना है। R का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा होता है। यानी इसको पढ़ना है
इसको पढ़ना है आर का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन बी से छोटा। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ अच्छे से। आर का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक बी से छोटा। पढ़ते हैं। इसी को इंग्लिश में पढ़ना है। आर 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो चिन्ह है इसमें जिधर मुंह खुला हुआ, जैसे इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है तो इधर होता है ग्रेटर देन यानी बड़ा, और जिधर मुंह बंद है उधर हमें पढ़ना है छोटा, यानी इधर बोलेंगे छोटा। यानी इधर से जब पढ़ेंगे, जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर एक चीज़ को समझिए, इस नोटेशन को बराबर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहता है। जैसे इसको यानी ए ग्रेटर देन बी, जब हम इधर से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ए बड़ा है बी से, यानी इंग्लिश में पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन बी। और जब हम उधर से पढ़ेंगे तो बी छोटा है ए से, यानी चूंकि इधर से मुंह बंद है, ठीक है, तो इसीलिए जो है इसको हम पढ़ेंगे बी लेस देन ए, और इधर मुंह खुला हुआ है तो इधर से पढ़ेंगे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब इस पर देखिए कि एक ऑब्जेक्टिव आता है, उस चीज़ को समझिए। एक बार पूछा गया कि निम्नलिखित में सत्य कथन को चुनें। पहला ऑप्शन है आर ग्रेटर देन 0 लेस देन बी, और दूसरा ऑप्शन है आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और आर ग्रेटर देन बी, और तीसरा ऑप्शन है आर ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू बी, और चौथा ऑप्शन था आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अब इसमें से अभी आप लोगों को मैंने बताया कि कौन सा कथन सही है
तो अभी आपको हमने बताया कि r का मान 0 या 0 से बड़ा, यानी शेषफल का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार से आपका ये ऑप्शन सही है। इसको अच्छे से समझ गए होंगे, इसीलिए आप लोग इस नोटेशन को समझिए, क्या पढ़ेंगे और इसको कैसे लिखेंगे। तो नोटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। प्यारे बच्चों, आपसे अगर कोई बोले कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का कथन क्या होता है, तो आपको बताना है A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। इसी को हम लोग शब्द में बोल सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल जहाँ शेष का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो इस कथन को अच्छे से याद रखना है। भाज्य बोला जाता है जिसमें भाग करते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको कहा जाता है भाजक, और जितना बार में लगता है उसको कहते हैं भागफल, और जो कुछ भी बचेगा भाग दे करके उसको कहते हैं नीचे यहाँ पर शेषफल। जैसे हम लोग एक चेक करें कि 19 भागा 4, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हम 19 को क्या करेंगे, साइड में 4 से भागा देंगे। 4 चौके 16, ये आपको लगा 4 बार में, बच गया शेषफल 3। अब इसको चेक करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये जिसमें भाग देते हैं वो A है, जिससे भाग देते हैं वो B है। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। तो इस पर बैठाइए, तो A के जगह पर 19 और B के जगह पर जिससे भाग देते हैं Q, जिससे भाग देते हैं वो 4 है, और जितना बार में लगेगा वो जो है यहाँ पर 4 है, यानी Q का मान 4 है और प्लस शेषफल का मान 3 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेषफल है 3, r का मान वो देखिए 0 या 0 से बड़ा, यहाँ पर 2 चिन्ह है, तो एक बार में एक ही चिन्ह वैलिड होता है। तो यहाँ पर 3 देखिए कि 0 से बड़ा है। ठीक है, और ये 3 जो है ये भाजक से छोटा है, भाजक यानी जिससे भाग करते हैं। यस, सही है, यानी यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कथन है वो यहाँ पर काम कर रहा है। इसी तरह से और भी एक लेकर के समझते हैं उदाहरण। जैसे मान के चलिए 23 भागा 5 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 को 5 से भागा देंगे।
5 चौके 20, ये आपको लगा 4 बार। तो इसको लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेषफल का मान है वो 0 या 0 से बड़ा, तो यानी 0 से बड़ा है। यहाँ 2 चिन्ह है, देखिए ये 2 चिन्ह है, बड़ा और बराबर। तो 2 चिन्ह एक साथ काम नहीं करता है। अगर आपको बराबर बड़ा काम कर रहा है तो बराबर नहीं होगा, अगर बड़ा काम कर रहा है तो बराबर नहीं होगा, अगर बराबर काम कर रहा है तो फिर बड़ा का यहाँ पर काम नहीं होगा, यानी बड़ा यहाँ पर सत्य नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 जो हमारा जो शेषफल का मान है वो आप देखो कि 0 से बड़ा है तथा भाजक से छोटा। तो भाजक यहाँ पर बच्चा देखिए 5 है, तो 5 से छोटा है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कथन है उसके अनुसार से ये सत्य है। अब फिर हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। चार भागा 19। तो यहाँ पर जो a है वो है आपका यानी भाज्य 4 है और भाजक जो है वो b वो 19 है। तो 4 को 19 से भागा हम कैसे दें? तो 0 बार में ये लगेगा तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पर देखिए आपकी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। क्या ये सत्य है? तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। और शेषफल का जो मान है शेषफल का जो मान है वो यहाँ पर 4 है। 4 देखिए 0 या 0 से बड़ा, यानी यहाँ पर 0 से बड़ा है, लेकिन भाजक से छोटा। तो भाजक जो है यहाँ पर 19 है, तो 19 से छोटा है। इस तरह से यहाँ भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कथन है वो हमारा सत्य है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कथन को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद ये बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कहाँ पर है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के मौसो यानी HCF निकालने की तकनीक है। तकनीक का मतलब यानी विधि है। अब अगर हमें 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसो निकालना है तो उसको सबसे पहले संकेत में कैसे लिखेंगे उस चीज़ को पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे A और B का मौसो यानी महत्तम समापवर्तक को संकेत में मौसो और ब्रैकेट में लिखेंगे A, B, या इसी को हम लोग HCF ऑफ A एंड B लिखते हैं। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इससे अगला क्लास कल होगी आप लोगों की, और कल मैं बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप कैसे 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसो निकालेंगे